हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 7 यानी कि मेंटेनेंस प्रैक्टिस के 14वें चैप्टर यानी कि मटेरियल हैंडलिंग की। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि इससे पहले हमने 13 चैप्टर नहीं 13 सब मॉड्यूल्स के ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आप जाकर के उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो सर ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मटेरियल को, जिस भी मटेरियल पर आप काम करेंगे, ऑब्वियसली आप एक इंजीनियर होंगे तो किसी ना किसी मटेरियल पर काम करेंगे, कोई मेंटेनेंस करेंगे, उसमें रिपेयर्स आते हैं तो आप मटेरियल पर काम करते हैं। ठीक है, तो किस मटेरियल को हमें कैसे हैंडल करना है, यानी क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या स्पेशल हमें प्रिकॉशन लेने होते हैं। जैसे अलग अलग मटेरियल हैं तो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि हम एयरक्राफ्ट के अंदर देखते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर लगा होता है, चाहे कोई भी हो, वो एक स्पेशल शेप का बनाया जाता है, यानी वो एक एरोडायनेमिक शेप में होना चाहिए। एक स्पेशल पर्पज के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये जो फॉर्मिंग है, अब आप देखे होंगे कि अगर आप बाहर से जहाज़ को देखते हैं तो वो पूरी की तरह से क्या लगता है, लगता है कि मेटल का एक पीस है, यानी एक मेटल का सीट है पूरी तरह से, जो कि परत है जो ऊपर से चिपकाया गया है। हालांकि अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो मटेरियल हैं उनकी जो सीटें बनाई जाती हैं, यानी जो परतें बनाई जाती हैं, चादरें बनाई जाती है, उन चादरों में हम फॉर्मिंग कैसे करेंगे, यानी उसके शेप को हम कैसे अल्टर करेंगे, यानी उसको बड़ा कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, टेढ़ा कैसे करेंगे या फोल्ड कैसे करेंगे। इस तरह की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं और बहुत सारे टर्म्स हैं जो इस वीडियो में हम मेजरली कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि जब कभी भी आप किसी भी सीट मेटल को फॉर्म करने की बात करते हैं, यानी उसके डिज़ाइन को अल्टर करने की बात करते हैं, तो मेजरली उसमें आप दो काम करते हैं। ठीक है, वो दो काम कौन कौन से हैं? तो पहला काम आप करते हैं उसको स्ट्रेच करना। ठीक है, यानी आप उसको कहीं ना कहीं से बढ़ा रहे होते हैं, यानी दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं, या उसके ऊपर कुछ ऐसा पावर लगा रहे होते हैं, यानी हैमरिंग कर रहे होते हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, या उसको किसी चीज़ से प्रेस कर रहे हैं ताकि वो फैल सके। ठीक है, और दूसरा मेजर काम जो आप उस पर करते हैं वो फोर्स लगाना ताकि वो कम एरिया में कंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो मेजरली हम यही दो काम करते हैं। ठीक है, कैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। हालांकि इसी से जुड़े हुए कुछ अलग काम आप नहीं कर रहे हो, पर एक स्पेशल ढंग से अगर इन कामों को किया जाए तो कुछ और डेफिनेशंस निकल करके आती हैं। जैसे कि पहला आता है बंपिंग। बंपिंग क्या है? आपको फिगर में दिख रहा होगा। एक्चुअल में एक डाई होता है, डाई मतलब होता है सांचा। ठीक है, तो एक सांचा है जिसके ऊपर आप सीट मेटल को रखेंगे और उसके बाद सॉफ्ट हैमर, जिसको हम मेलेट बोलते हैं, मेलेट की हेल्प से धीरे धीरे करके आपको उसको उसका शेप दे देना है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बंपिंग करना। ठीक है, इसके अलावा आता है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग क्या है? क्रिम्पिंग एक एक्चुअल में जो आप वायर्स को देखते हैं ना, उसको उसके ऊपर से इंसुलेशन हटाना, उसको भी क्रिम्पिंग कहते हैं। हालांकि वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्रिम्पिंग सीट मेटल के फॉर्मिंग की बात हो रही है। जनरली हम इसको पाइप्स में करते हैं ताकि अच्छे से इसका फिटिंग हो सके, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा आता है फोल्डिंग ऑफ सीट मेटल। फोल्डिंग का मतलब होता है उसकी परतें बनाना, मतलब ऐसे मेटल ऐसे बिल्कुल था, उसको ऐसे परतें बना दी उसकी। ठीक है, वो एक के ऊपर एक उसको चढ़ा दिया, उसको बोलते हैं फोल्ड करना, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो हालांकि इन सभी चीज़ों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप फोल्ड कर रहे हो या बम्प कर रहे हो तो क्या उस पर आप हथौड़ा मार रहे हो तो क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो आप किसी भी प्रोसेस की बात करो, चाहे क्रिम्पिंग की बात करो, चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, जनरली आप दो ही चीज़ें यूज़ कर रहे हो, या तो आप स्ट्रेच कर रहे हो या फिर उसे श्रिंक कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप ये फॉर्मिंग करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मिंग कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई आप किसी चीज़ को बेंड करोगे तो बेंड होने में क्या होगा? ये ऊपर की चीज़ है, ये नीचे की चीज़ है, बीच में बेंड है, तो इसके लिए अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे कहने को तो हमने कह दिया कि हमने बेंड कर दिया, लेकिन हर एक चीज़ का टर्मिनोलॉजी होता है, यानी उसका अपना नाम होता है। ठीक है, हमारे मटेरियल हैंडलिंग में तो हम एक एक करके देखते हैं कि किसका क्या नाम होता है। फिगर से रिलेट करते चलना, मैं फिगर आपको देता रहूँगा बगल में। ठीक है, सबसे पहले आता है बेस मेजरमेंट। बेस मेजरमेंट का मतलब क्या है? मान लो आपने एक सीट मेटल, हाँ एक बात और है कि हम सीट मेटल की भी फिलहाल बात कर रहे हैं, तो आपने एक सीट मेटल लिया, उसको ऐसे बेंड कर दिया, तो उसका कुछ ना कुछ बेस होगा। ठीक है, बेस यानी जहां से आपने उस सीट मेटल को बेंड किया, तो ये जो बेस है इसका जो डायमेंशन होता है इसी को बोलते हैं बेस मेजरमेंट। ठीक है, वेरी सिंपल। दूसरा है लेग। अब मान लीजिए कि आपने एक सीट मेटल लिया था, उसको ऐसे बेंड किया। अब जब आपने बेंड किया तो मान लो ऊपर का हिस्सा बड़ा था और नीचे का हिस्सा थोड़ा छोटा था, या फिर नीचे का हिस्सा बड़ा था और ऊपर का छोटा था, तो जो हिस्सा बड़ा होगा उसे लेग कहेंगे और जो हिस्सा छोटा होगा उसे फ्लेंज कहेंगे। ठीक है, एक केस और हो सकता है। मान लो आपके दिमाग में सवाल आता है कि मान लो हमने ऐसा बेंड किया कि ऊपर और नीचे वाला बराबर है, अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों में, उन केस में दोनों को ही हम लेग कहेंगे। ठीक है, यानी अगर बड़ा है तो लेग, छोटा है तो फ्लेंज, लेकिन अगर दोनों ही बराबर हैं तो फ्लेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों को ही हम लेग कहेंगे। ठीक है,
फिर हमारा आता है जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, वो है ग्रेन ऑफ मेटल। अब देखो ग्रेन ऑफ मेटल कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी जब वो मटेरियल बनाया जा रहा होगा तो उसके अंदर का जो पार्टिकल्स उसके अंदर है ना, उनका क्या पैटर्न है, मतलब उनको किस तरह से रखा गया है, उसको बोलते हैं ग्रेन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो हालांकि ये हमारे फॉर्मिंग के प्रोसेस का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है तो आप जान लो। ठीक है, नेक्स्ट है बेंड लाइन। तो बेंड लाइन क्या है, आप जब किसी चीज़ को बेंड करते हो और मान लो उसमें आपने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, तो जैसे ही आप लाइन खींचोगे तो जब किसी चीज़ को आप बेंड करोगे, तो जैसे मान लो ये सीट है, अगर आप इसको बेंड किया तो आप देखोगे ना ये अंदर वाला पार्ट जो है ना, ये अंदर की तरफ हो रहा है, यानी श्रिंक हो रहा है, और जो बाहर का पार्ट है, जैसा फिगर में भी देख रहे होगे, जो बाहर का पार्ट है वो स्ट्रेच हो रहा है ना। तो अगर आप उसमें एक लाइन खींच दोगे, अगर मान लो अंदर की तरफ खींचा तो वो लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। बाहर की तरफ खींचा, सॉरी अंदर की तरफ किया तो श्रिंक, बाहर की तरफ खींचा तो स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वो लाइन बिल्कुल बीच में खींच दी तो क्या होगा, उसका जो शेप साइज है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने कोई ऐसी लाइन खींची है जिसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे बेंट लाइन, अगर उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, यानी एक ऐसी लाइन आपने बीचों बीच में लगभग खींच दी है जो जब भी आप बेंड कर रहे हो तो उसके डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल लाइन, और अगर फर्क पड़ रहा है तो उसे बोलेंगे बेंड लाइन। ठीक है, अब बेंड अलाउंस क्या है, नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है बेंड अलाउंस। बेंड अलाउंस का मतलब होता है जब भी आपने किसी चीज को बेंड किया, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं, बेंड करने के बाद आप देखते हैं ऐसा थोड़ी कि सारा का सारा मेटल बेंड हो गया, नहीं, उसका कुछ पार्ट आपने बेंड किया, ये देखो थोड़ा सा पार्ट आपने बेंड किया, बाकी ऊपर वाला फ्लैट है और नीचे वाला फ्लैट है, तो ऊपर का हिस्सा फ्लैट, नीचे का हिस्सा फ्लैट, बीच में कुछ बेंड है, तो जितना भी वो कर्व्ड सेक्शन है जो आपने बेंड किया है उसको बोलते हैं बेंड अलाउंस। ठीक है, बेंड रेडियस क्या होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, जब ये बेंड हुआ तो ये क्या बना, एक छोटा सा आर्क बन गया ना। अब अगर इसको हम पूरा सर्कल बना दें, यानी ये थोड़ा सा जो यहाँ पे बेंड हुआ है ना, अगर हम इसको पूरा का पूरा सर्कल बना दें तो सर्कल का रेडियस होगा, वो रेडियस कहा जाता है बेंड रेडियस, जो बहुत सिंपली आप रेड रंग से देख रहे होंगे, इसमें बनाया गया है सर्कल हमारे फिगर में। फिर आता है बेंड टेंजेंट। अब बेंड टेंजेंट क्या है, जब आपने बेंड किया ना तो आप देखते हो कि ऐसा नहीं है कि ये वाला पूरा मटेरियल, ये वाला पूरा मटेरियल बेंड हुआ, नहीं, कुछ पार्ट बेंड हुआ है। तो जहां तक ये पार्ट बेंड हुआ, मैंने अभी बताया कि उसको क्या बोलेंगे, बेंड अलाउंस। लेकिन जहां ये बेंड खत्म हुआ, जहां के बाद ये वाला फ्लैट स्टार्ट हुआ और जहां के बाद नीचे वाला फ्लैट स्टार्ट हुआ, ये दोनों पॉइंट जहां पर बेंड खत्म हुआ, इस पॉइंट को बोलते हैं बेंड टेंजेंट। ठीक है, फिर आपकी आती है मोल्ड लाइन। तो मोल्ड लाइन क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब उन्होंने ऐसा माना है, हमारे साइंटिस्टों ने ऐसा माना है कि अगर आपने किसी चीज को बेंड कर दिया, तो हालांकि तो ये बेंड हो गया, पर जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे रेड रंग से दिखाया गया है, ये अगर हम इसको एक्सटेंड करें, बाहर की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है, किसको, अपने बेंड को, उसको मान लो ऐसा मानो कि ऐसा बेंड हुआ है जो 90 डिग्री पे, हालांकि आपने किया नहीं है पर इमेजिनरी है, आप ऐसा मानो, तो उसको बोलेंगे लाइन। ठीक है, और ऐसे ही ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट जहां पर आकर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे रेड कलर में आप देख रहे होंगे, उसको बोलते हैं मोल्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया मोल्ड लाइन और मोल्ड पॉइंट। इसी का डायमेंशन यानी इसी का मेजरमेंट ले लिया तो हो गया मोल्ड लाइन डायमेंशन। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि के फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखो के फैक्टर का मतलब होता है कि कितने परसेंटेज मटेरियल को आपने या तो श्रिंक किया है या तो स्ट्रेच किया है, उसको बोलते हैं के फैक्टर। अब आप खुद देखो, मान लो ये मटेरियल बिल्कुल फ्लैट था, आपने इसको थोड़ा सा बेंड किया, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम स्ट्रेच और बहुत ही कम श्रिंक किया, थोड़ा और कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, और ज़्यादा कर दिया, और ज़्यादा कर दिया, तो जितना ज़्यादा एंगल पर आप उसे बेंड करेंगे, उसका मतलब है कि आप उसको उतना ज़्यादा उसका परसेंटेज ऑफ मटेरियल क्या कर रहे हैं, या तो श्रिंक कर रहे हैं या तो स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उस चीज को एंगल के हिसाब से इसको नंबर्स में बांट देना। ठीक है, एक चार्ट है जैसा फिगर में देख रहे हैं, ये एक चार्ट बना दिया गया है कि हर एक एंगल के लिए एक नंबर डेडिकेट कर दिया गया है। जैसे कि अगर 90 डिग्री पर आपने बेंड किया तो के फैक्टर जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है, तो इससे आप इजीली यानी के फैक्टर को देख के आप बता सकते हैं कि जो एंगल है हमारे बेंड का वो कितना है। ठीक है, तो ये इसका फायदा हो गया, इसको बोलते हैं के फैक्टर। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि यू चैनल बेंड कैसे करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, आप एक बार बुक से रीडिंग लगा लो, उसमें कोई ना तो ये इंपॉर्टेंट है और ये पूरा प्रोसीजर है तो बताने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर आपको दिया गया है कि आप ब्रेक प्रेस यानी मेटल ब्रेक जो एक मशीन है उससे आप कैसे मेटल को फोल्ड करोगे। ठीक है, उसमें भी स्टेप 1 स्टेप 2 करके प्रोसीजर दिया हुआ, उसको अभी आप पढ़ लो, उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है फोल्डिंग ए बॉक्स। एक छोटा सा बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो कॉलेज में आपने किया ही किया होगा, हमने तो बहुत किया है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आप मेटल को कट करेंगे और कैसे इसको चारों तरफ से मोड़ के एक बॉक्स छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी आपके बुक में प्रोसीजर दिया हुआ, उसको अभी आप देख लो।
फिर है ओपन और क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओपन एंगल का मतलब होता है जब आपने किसी चीज़ को बेंड किया, तो मैंने बताया था कि इसको लेग बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोलते हैं, तो हम मानते हैं कि दोनों इक्वल है तो दोनों को लेग बोलेंगे। तो अगर दो लेग के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसे बोलेंगे क्लोज्ड एंगल, और अगर ज़्यादा है तो ओपन एंगल। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा फिर अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे आप फिगर में भी देख रहे होंगे बहुत सारे टाइप के जो हैंड फॉर्मिंग है, हैंड फॉर्मिंग मतलब जिनको हाथ से हैमर से मार मार के अलग अलग तरीकों के बहुत सारे शेप बनाने का जो है वो प्रोसीजर आपके बुक में दिया हुआ है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि आप इनको पढ़ सकते हैं, ये बहुत मजेदार चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे जो पार्ट वो बनाते हैं। फिर आता है बम्पिंग। बम्पिंग मैंने आपको दिखाया भी है, अभी फिर से आप देख लो एक बार। बम्पिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पर, आप फिगर से इजीली पता कर सकते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन बम्पिंग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं जब किसी पार्ट में ऐसे कोई कर्वनेस लानी होती है, तो धीरे धीरे उसमें हैमरिंग करके हम डाई का यूज़ करके, सांचे का यूज़ करके एक स्पेशल शेप बनाते हैं। फिर आता है जॉगलिंग। जॉगलिंग भी आप फिगर में देख रहे हो। जॉगलिंग तब किया जाता है जैसे मान लो दो पार्ट है, उसके बीच में कोई तीसरा पार्ट आपको ऐड करना है, तो अगर आप सिंपली उसमें ऐड कर दोगे तो वो इतना मजबूत नहीं रहेगा। उसको हम एक स्पेशल एंगल पर मोड़ते हैं और फिर तीसरे पार्ट को उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जॉगलिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइटनिंग होल। ये तो 100% आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एयरक्राफ्ट के बाहर से नहीं, अंदर से जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जो स्ट्रक्चरल मटेरियल लगे होते हैं उन मटेरियल्स में छोटे छोटे बहुत सारे होल किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं ताकि वेट को रिड्यूस किया जा सके। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब आप वो होल कर रहे हैं तो वो इतना मैकेनिकल और इतना इंजीनियरिंग से भरा हुआ होता है कि जो हमारे मटेरियल का स्ट्रेंथ है ना वो बिल्कुल घटने ना पाए, और फिर भी हम उसमें से मटेरियल निकाल लें। तो मटेरियल निकाला यानी वेट रिड्यूस किया, लेकिन स्ट्रेंथ से कंप्रोमाइज नहीं किया, यानी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है। हमने सिर्फ क्या किया, उसमें से होल्स निकाल करके जो वेट है वो कम कर दिया है। तो इससे क्या होता है, हमारा फ्यूल कंजम्पशन बचता है, जो एयरक्राफ्ट का ओवरऑल वेट है वो घट जाता है। तो इससे कंपनियों को भी प्रॉफिट होती है और हमारे आपको सस्ते टिकट्स भी मिलते हैं। तो ये जो है ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। किसी को अगर कोई डाउट हो कमेंट करो, और भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको मन करता है तो आप जाकर के वहाँ पर एक बार जरूर देखो। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।